ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर, मतलब इंटरप्रिटेशन का लास्ट चैप्टर, पार्ट ए का लास्ट चैप्टर, जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से बहुत कुछ हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, तो इसी वजह से वी आर नॉट गोइंग टू गो उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हो गया, फिर इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब हम पहले भी इन सब को स्टडी कर चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम यहाँ पे जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग एक लीनियंट तरीके से देखेंगे। अब अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, वो उस देश का एक मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज़ द बेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश का जो लीगल सिस्टम का जो बेस होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो मेन लॉ है जिसे हम लोग ये कहते हैं, जिसे हम लोग करंट नॉर्म कहते हैं, मतलब एक ऐसा लॉ जिससे सारे लॉज का जन्म होता है। इसी वजह से जो हमारा भारत का संविधान है, इसे हम मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज हमारे देश में जितने भी लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी अथॉरिटी उनको मिलता है, और संविधान के ही दायरे में रह करके उनको काम करना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, जो हमारा संविधान है देश का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। दैट बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट whenever it comes to the legal system। इसी वजह से जब भी हम संविधान को इंटरप्रेट करने की बात करते हैं, तो वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एंड इन अ वेरी कॉशियस एनवायरनमेंट ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसको हमें करना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए दे दिया जाएगा। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक हेक्टिक काम है और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। तो ये रिस्पॉन्सिबल लोग ही कर सकते हैं। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट करने का काम है, वो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही वो इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश में संविधान को इंटरप्रेट करने का काम करता है। As the topmost authorities in India's judicial system, the Supreme Court wields the power to interpret laws. It ensures that any interpretation does not infringe about the fundamental structure of the Constitution. With its judicial review authority, the Supreme Court can scrutinize any violation of fundamental rights in India. It has the power to review the constitutional validity of decisions made by the legislative and executive branches, constitutional amendments and administrative actions taken by the central and state governments. Essentially, it determines whether a law in accordance with the constitution or not। मतलब बेसिकली जो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रेट कर सकता है। एंड वो कैसे करता है, तो बाय द यूज़ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया है, उस पावर को यूज़ करके ही वो संविधान को इंटरप्रेट करता है। उसी के हिसाब से वो देखता है कि कोई भी लॉ जो इंडिया में बना है, वो क्या संविधान के अगेंस्ट है या फिर उसके साथ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब इसके बाद में तो खैर यहाँ पे बहुत सारा जो है मतलब ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 जो यहाँ पे 5th पैरा है, वो तो खैर एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सा चीज़ है, तो उतना हमें यहाँ पे नहीं देखना है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान को जो इंटरप्रेट करने का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है। मतलब किसी भी देश को अगर हम यहाँ पे किसी भी देश का अगर संविधान को हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मैंने 2 बोल दिया था, बट उसको करने का यहाँ पे 3 तरीका होता है। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है डॉक्ट्रिनल अप्रोच। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है
टेक्सचुअल अप्रोच, एंड लास्ट में है पर्पसिव अप्रोच। अब बेसिकली ये तीनों जो अप्रोचेज़ हैं वो अलग अलग बेसिस के ऊपर में अलग अलग तरीक़ों से संविधान को यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं। अब जो डॉक्ट्रिनल अप्रोच है वो बेसिकली संविधान को इंटरप्रेट करते वक्त अलग अलग लीगल डॉक्ट्रिन्स या फिर अगर कहें तो जो लैटिन डॉक्ट्रिन्स बनाए गए हैं वो उनको इस्तेमाल करके संविधान को यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो ये है जो टेक्सचुअलिस्ट यहाँ पे अप्रोच है वो बेसिकली लिटरल रूल या फिर ग्रामेटिकल रूल के जैसा है, जहाँ पे संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है। एंड पर्पसिव रूल जो है वो यहाँ पे किसी भी लॉ का ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस को देख करके इंटरप्रिटेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला डॉक्ट्रिन यहाँ पे है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब ये डॉक्ट्रिन बेसिकली ये कहता है कि जो चीज़ कोई आदमी डायरेक्टली नहीं कर सकता है वो चीज़ वो आदमी इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया एंड वो आदमी उसी टाइम स्पॉट डेड हो गया और मैं उस क्राइम सीन से वहाँ से भाग गया हूँ। अब मुझे पुलिस ढूंढेगी। अब पुलिस जो मुझे ढूंढेगी तो उनके पास जो सबसे बड़ा यहाँ पे क्लू होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे गाड़ी का रंग। द कलर ऑफ माई व्हीकल विल बी द मोस्ट ऑब्वियस क्लू विच दे कैन यूज टू ट्रेस मी। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपने गाड़ी का रंग बदलने का कोशिश करूँगा, क्योंकि गाड़ी का रंग बदल देने से मैक्सिमम जो चांसेस हैं मेरे पकड़ाने के वो यहाँ पे एकदम कम हो जाएंगे। ऑल्दो आजकल ये भी बहुत मुश्किल हो गया है, बट स्टिल लूप होल्स तो हैं ही। बट फिर भी गाड़ी का अगर रंग बदल दे तो गाड़ी के रंग बदल देने से जो हमारा पकड़ने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने गाड़ी का जो रंग है वो बदल देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा गाड़ी भी बदल जाएगा। नहीं, गाड़ी का रंग बदल देने से मेरा जो गाड़ी है वो अभी भी वही गाड़ी रह जाएगा जिस गाड़ी से मर्डर हुआ था। ठीक है, तो यही सेम चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में भी आता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली आर्टिकल 246 के तहत और शेड्यूल 7 के तहत यहाँ पे तीन ऐसे लिस्ट्स को बना दिया है जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि कौन सा गवर्नमेंट किस टॉपिक के ऊपर में लॉ बना सकता है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो भी सारी चीज़ें हैं उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर में जो भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के केस में दोनों ही वहाँ पे बना सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि यूनियन लिस्ट के किसी भी चीज़ के ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी लिस्ट के ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो वो जो लॉ है वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। वाई? बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के हिसाब से आपके पास पहली बात ये पावर थी नहीं कि आप किसी दूसरे लिस्ट के ऊपर में लॉ बना दे, बट ऑल्दो यू हैव मेड देन वी विल एज्यूम कि आपने अपने लेजिस्लेटिव पावर को रंग दिया है। मतलब आपके पास में वो जो पावर है जो कि सिर्फ स्टेट लिस्ट के ऊपर में या फिर यूनियन लिस्ट के ऊपर में लॉ बनाने का पावर है, उसको आपने रंग दिया है और इस तरीके से रंगा है जिससे कि लोगों को ये लग रहा है कि हाँ आपके पास में उस लिस्ट को क्रॉस करने का भी पावर है। अब जैसे कुछ दिनों पहले जब CAA एंड NRC लागू हुआ था, मतलब जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वहाँ पे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लोगों को ये कहा था कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ये NRC एंड CAA हमारे स्टेट में ये लागू नहीं होने देंगे, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है। बट स्टिल अगर ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर लॉ बना देते, जैसे द वेस्ट बंगाल सिटीजनशिप एक्ट या फिर द तमिलनाडु सिटीजनशिप एक्ट, तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, वो एक इनवैलिड लॉ होता। वाई? बिकॉज ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। बट अगर ये लॉ बनाया जाता तो ये कहा जाता कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने और
तमिलनाडु की सरकार ने अपना जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको रंग लिया है, और वो रंग लेने के कारण वो अब अपने लेजिस्लेटिव पावर को कुछ और दिखा रहे हैं, जबकि वो अभी भी वही वाला लेजिस्लेटिव पावर है। और के एग्जांपल यहाँ पे है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकम टैक्स के ऊपर में लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। हम जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ इनकम टैक्स को कलेक्ट कर सकती है और उसको यूज़ कर सकती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल की सरकार ने वेस्ट बंगाल इनकम टैक्स एक्ट ये अगर उसने बना दिया तो ये भी इनवैलिड होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगा कि ये जो लॉ यहाँ पे बनाया गया है, दिस इज़ अ यूज़ ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अपने ऊपर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये रंग लिया है कि उसके पास इनकम टैक्स के ऊपर में भी लॉ बनाने का पावर है, व्हेन इन रियलिटी उसके पास वैसा कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब इसके ऊपर में कुछ केस लॉज दिए गए हैं, केस लॉज आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या कहता है? The doctrine signifies that it is the real subject matter which is to be challenged and not its incidental effects on another field. The application of this doctrine can be illustrated through Article 246, which enumerates the legislative competency mentioned in the lists under 7th schedule. It is pertinent to the fact that the legislature will make laws on the subject matter enshrined under the lists, but there might be incidental trespass by the legislature which ultimately result in the declaration of that specific law as ultra vires. The rationale behind this doctrine is that the central and state legislature at any point of time trespass the field protected for each other. The Supreme Court for the first time applied the doctrine upheld in the state of Bombay versus F. N. Balasara. In brief, the facts of the case being that the state of Maharashtra restricted the sale and possession of liquor by the provisions of the Bombay Prohibition Act, and the same was challenged with the rationale that it was interference on the act of importing and exporting of the liquor through the borders. The Apex Court held that the impugnant legislation was in pith and a substance a state subject, even though it is incidentally encroached the subject enumerated in list 1. The rationale and spirit behind being every law will be declared invalid by citing the reason of it being in conflict with the subject matter mentioned in another list. अब देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर में दो चीज़ें उसमें हो सकती है, एक जो उसका मेन चीज़ होगा एंड एक जो उसके साथ मिले जुले चीज़ें होंगी। ठीक है, वन विच इज़ द मेन थिंग एंड द अदर थिंग्स विच आर इंसिडेंटल टू द मेन थिंग। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त हमें मेनली ये देखना है कि वो लॉ मेनली किस चीज़ के ऊपर में फोकस करता है, उससे उसका जो इंसिडेंटल चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखना है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लॉ देन द मेन फोकस विच वी नीड टू गिव इज़ कि वो जो लॉ है वो मेनली किस चीज़ के ऊपर में यहाँ पे अपना फोकस दे रहा है, मेन उसका फोकस किस चीज़ के ऊपर में है। उसको छोड़ करके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर में हम लोग नहीं भी अगर ध्यान देते हैं तो वो फिर भी चलेगा। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हुआ क्या था कि महाराष्ट्र में एक बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट बना दिया गया था जिसके तहत महाराष्ट्र के अंदर में दारू को बेचना और रखना ये दोनों ही यहाँ पे ये था, मतलब क्या बोलते हैं, ये दोनों ही यहाँ पे इल्लीगल था। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो भी लिकर का अलाउड नहीं था। मतलब बेसिकली तुम बॉम्बे के अंदर में जो है, तुम बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र के अंदर में यू कैन नॉट सेल एनी काइंड ऑफ लिकर, तुम किसी भी तरीके का दारू वारू बेच नहीं यहाँ पे सकते हो और ना ही रख सकते हो। और इसी के साथ साथ तुम बाहर से दारू को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नाइदर सेल लिकर इन महाराष्ट्र एंड यू कैन ऑल्सो नॉट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिकर इन महाराष्ट्र। तो ये चीज़ को यहाँ पे इस
बेसिस पे चैलेंज किया गया कि दिस इज एन इंटरफियरेंस ऑफ लिस्ट वन। वाई? बिकॉज जब तुम महाराष्ट्र के अंदर में किसी चीज़ का बेचना रोक रहे हो तो दैट इज़ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बट महाराष्ट्र से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, मतलब बेसिकली महाराष्ट्र से किसी बाहरी देश में दारू को बेचना एंड किसी बाहरी देश से महाराष्ट्र में दारू को खरीदना, ये दोनों के ऊपर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर में कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर। ठीक है, तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट द इम्पगनेंट लेजिस्लेशन वाज इन पिथ एंड सब्सटेंस अ स्टेट सब्जेक्ट इवन दो इट इज इंसिडेंटली एनक्रोच्ड इन द सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन लिस्ट वन। तो इसके ऊपर में ये चीज़ को लेकर के केस हुआ कि ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत महाराष्ट्र में जो यहाँ पे लिकर को बेचना और रखना इलीगल बना दिया गया है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी रोक रहा है। तो इसी वजह से ये लिस्ट वन का मतलब ये यूनियन लिस्ट को यहाँ पे वायलेट कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, हमें बेसिकली ये देखना होगा कि जो उसका मतलब बेसिकली जो ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था इसका पिथ और सब्सटेंस क्या है, मतलब बेसिकली इसका मेन चीज़ यहाँ पे क्या है। तो इसका मेन चीज़ ये है कि इसका जो मेन चीज़ है वो यही है कि इसे महाराष्ट्र के अंदर में जो दारू है उसका बिक्री को इसे ये करना है, रोकना है। अब इसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत अगर स्टेट लिस्ट से हट करके अगर यूनियन लिस्ट के ऊपर में भी कोई अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो कोलैटरल डैमेज होता है, जब कोई बहुत बड़ा डैमेज होगा तो आसपास के बिल्डिंग्स में भी डैमेजेस आती हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत महाराष्ट्र के अंदर में जो दारू बेचना इलीगल है, तो इससे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी इलीगैलिटी आता है तो वो भी वैलिड रहेगा। वाई? बिकॉज बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का मतलब है कि बॉम्बे के अंदर में किसी भी तरीके से दारू नहीं बेचा या फिर रखा जा सकता है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी दारू रखा जा रहा है तो वो भी इसके अंदर में पर्टिकुलरली वैलिड रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे कर सकती है और कोई भी गवर्नमेंट ये काम यहाँ पे नहीं कर सकती है। तो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी रोक लग गई, बट फिर भी दिस वाज जस्ट एन इंसिडेंटल इफेक्ट एंड हेंस ये वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो बेसिकली होता क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो मतलब बेसिकली वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो सन है और मून है ये दोनों ढक जाते हैं। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सजेस्ट दैट व्हेन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इज डेरोगेटरी विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन दैट लॉ विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड इनऑपरेटिव टू द एक्सटेंट विच द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। Article 13 emphasizes the fact that the state shall not make any law which will be inconsistent with the fundamental rights and such law made will be void। अब बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है ये बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया जो कि किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट को अगर वो अफेक्ट करता है तो उस लॉ का वो पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो पार्ट यहाँ पे इनवैलिड होगा। मतलब जैसे किसी के ऊपर में जब ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के ऊपर में एक शैडो आ जाता है जिससे कि सूर्य हमें उस टाइम पीरियड के लिए दिखाई नहीं देता। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी लॉ अगर संविधान के अगेंस्ट है तो उस लॉ के ऊपर में हम एक्लिप्स या फिर एक शैडो या फिर एक ग्रहण लगा देंगे उस एरिया तक जहाँ तक वो
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मतलब किसी भी लॉ का जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उतने हिस्से के ऊपर में हम यहाँ पे ग्रहण लगा देंगे और उतना हिस्सा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, और जब तक वो इनवैलिड रहेगा तब तक उसके ऊपर में ग्रहण रहेगा। ठीक है, ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब इसका एक केस लॉ था, वो था केशव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। द फैक्ट्स ऑफ द केस बीइंग दैट द petitioner was prosecuted under the Indian Press Act 1931 for publishing a pamphlet without seeking prior permission. The court held that the provisions mentioned under the Indian Press Act are violative of Article 19(1)(a) and are void to the extent therein lies inconsistency। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो इंडियन प्रेस एक्ट था ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल एक्ट है। वाई? बिकॉज ये एक्ट उस टाइम पे हमारे देश में लाया गया था जब हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक बहुत ही बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव मूड में था। तो उस टाइम पे मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये इंडियन प्रेस एक्ट को लाया गया था। अब ये जो इंडियन प्रेस एक्ट है ये आज भी हमारे देश में वैलिड है, एंड इसी के तहत जो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि किसी आदमी ने कोई मतलब किसी सरकार के खिलाफ कोई मतलब मीडिया में कुछ पब्लिश कर दिया था, तो इसके खिलाफ जब वहाँ पे केस लॉ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो इंडियन प्रेस एक्ट था उसका वो वाला हिस्सा जो कि आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको जो ये वायलेट कर रहा है तो उतना हिस्सा के ऊपर में उसने एक्लिप्स लगा दिया था। ठीक है, फिर IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इट वॉज हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैड नो पावर टू डिसेक्ट और ब्रेक द फंडामेंटल राइट्स एंड फर्दर द कोर्ट नेगेटेड विद द एब्सोल्यूटनेस ऑफ आर्टिकल 368 एंड कंक्लूडेड दैट द अमेंडिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 368 आर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर एंड देयरफॉर आर्टिकल 368 वॉज एक्लिप्स्ड। मतलब बेसिकली जो आर्टिकल 368 ये जो हमें संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करने का जो यहाँ पे पावर देता है वो बेसिकली ये कहता है कि संविधान को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन इस केस लॉ में ये कहा गया था कि अगर संविधान का अमेंडमेंट किसी के फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट करता है तो ये जो वायलेशन होगा इसको भी यहाँ पे एक्लिप्स कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी उसी के एक्लिप्स के जैसा ही है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि बेसिकली इसमें से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के ऊपर में हम उसको सिर्फ एक्लिप्स या फिर उसको हम सिर्फ छुपा देते हैं, बट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस टाइम पे दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। पहली बात कि क्या वो पूरा लॉ जो है वो उसके मतलब बेसिकली क्या वो पूरा लॉ उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो अगर ऐसा हुआ कि हाँ वो जो पूरा लॉ है वो उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो फिर उस केस में वो जो पूरा का पूरा लॉ है वो इनवैलिड हो जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम भी नहीं आता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उस टाइम पे काम आता है जब वो लॉ पूरे तरीके से किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता बल्कि एक हद तक वायलेट करता है। अब अगर उसका कुछ प्रोविज़न है जो कि किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो जितना प्रोविज़न फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है सिर्फ उसको हम लोग उसमें से सिवियर या फिर सेपरेट कर देंगे, एंड जो बाकी का प्रोविज़न रहेगा वो अभी भी वैलिड रहेगा। ठीक है, दोज प्रोविजंस विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स विल बी सेपरेटेड एंड बाकी का लॉ जो है वो अभी भी वैलिड रहेगा। जबकि एक्लिप्स में क्या बोलता है कि वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के तहत जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं उनको बस हम छुपा करके रख देंगे, लेकिन ये बोलता है कि हम इसे अलग कर देंगे। ठीक है, अब अलग करते वक्त भी दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि अलग करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो जो पूरा एक्ट है वो वो काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब किसी एक्ट में से जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत जो भी प्रोविजंस यहाँ पे ठीक नहीं हैं उनको जो हमने निकाला तो क्या उसको निकालने से पूरा एक्ट ही इनऑपरेटिव हो जाएगा? तो अगर वैसा करने से पूरा एक्ट इनऑपरेटिव हो जाएगा तो उस केस में भी वो पूरा एक्ट इनवैलिड है। बट अगर ऐसा है कि उसको निकाल देने से बाकी का एक्ट फिर भी काम कर सकता है
तो बाकी का एक्ट वैलिड रहेगा। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो भी लॉ यहाँ पे किसी आदमी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, क्या वो लॉ पूरे तरीके से वायलेटिव है या फिर सिर्फ उसका कुछ प्रोविजंस वायलेटिव है। अगर पहला केस हुआ कि कुछ ही उसका अगर पहला केस हुआ कि वो लॉ पूरे तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, देन इन दैट केस वो पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ उसका कुछ प्रोविजंस ही किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तब उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि क्या उस प्रोविज़न को निकाल देने से बाकी का लॉ वहाँ पे काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर बाकी का लॉ काम कर पाएगा तब ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत हम उसको निकाल देंगे। एंड अगर बाकी का लॉ इनऑपरेटिव हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा लॉ भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब ये था डॉक्ट्रिन के ऊपर में जब संविधान का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब हम लोग आते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर में। अब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर में बेसिकली कोई डॉक्ट्रिन वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्ट्रिन जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी लॉ संविधान के जो भी लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है, हम उसका यहाँ पे पर्पस चेक करते हैं। ठीक है, looks into the purpose for which the provision or the statute in question was enacted। मतलब बेसिकली यहाँ पे उस लॉ का जो है ये ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था। तो thus the court will delve into the purpose of the enactment in order to derive the correct interpretation such that it results in delivery of justice। अब इस कोर्ट में क्या हुआ था, constitutional provisions are required to be understood and interpreted with an object oriented approach, and the constitution must not be construed in a narrow and pedantic sense। The judiciary must interpret the constitution having regard to the spirit and further by adopting a method of पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। द कोर्ट्स टेक द एड ऑफ कमिटी रिपोर्ट्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई भी लॉ अगर संविधान के अगेंस्ट में है तो वो यहाँ पे उसका जो पर्पस है वो देखा जाता है। एंड अगर वो पर्पस संविधान के अगेंस्ट में हुआ तो फिर वो लॉ यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट कम्स द टेक्सचुअल अप्रोच। अब ये लिटरल इंटरप्रिटेशन के जैसा ही है। यहाँ पे जो भी लॉ है उसको हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में रीड करके जो उसका ग्रामेटिकल रूल या फिर ग्रामेटिकल मीनिंग के निकलता है, हम उसी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज दैट द कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट और एनी पार्ट ऑफ इट वुड यूज लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब लिटरल तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होगा। लिटरल रूल मीन्स अध्यरेंस टू द वर्ड्स मेंशन्ड इन द एक्ट। Under this approach, the court focuses on the literal meaning of the constitutional provisions. According to this rule, the words, phrases and sentences of a statute are ordinarily to be understood in their literal and grammatical meaning। मतलब वही बात है कि किसी भी लॉ को हम लोग उसका नॉर्मल और ग्रामेटिकल मीनिंग के तहत उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इन A.K. Gopalan, the Supreme Court gave a narrow and literal interpretation to Article 21 of the Constitution and refused to infuse the concept of procedure established by law with the principles of natural justice। Another area where the Supreme Court had used the textual interpretation was in the interpretation of the word law under Article 32 vis-a-vis the। मतलब बेसिकली ये A.K. गोपालन के केस में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया। मतलब आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि कहीं पे भी लिखे हुए नहीं रहते हैं उनको यहाँ पे ये किया गया, इनको यहाँ पे इग्नोर किया गया था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे कुछ केस लॉज थे। फिर उसी के तहत जो लॉ हमारे आर्टिकल 13 में दिया गया है उसको भी एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया। मतलब जो चीज़ आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को वहाँ पे लिया गया, उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो वहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे
जो अब इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट है। एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट के तहत मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे समझाने जैसा बहुत कम है। बेसिकली यहाँ पे जो भी है वो सब हमें याद ही करना होगा, ठीक है।